जल्दबाजी में बनी कोरोना वैक्सीन कितनी सुरक्षित और कितनी असरदार। टाइम्स के सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन की, जो कुछ ही दिनों में हमको और आपको मिलने वाली है। 1 साल के अंदर तैयार हुई वैक्सीन कितनी सुरक्षित और कितनी असरदार है। वैक्सीन लगने के बाद क्या हम दोबारा से वही सामान्य जीवन जी पाएंगे? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर डॉक्टर डीके गुप्ता हैं। उनका हमारा स्वागत है। डॉक्टर गुप्ता, जो ये वैक्सीन तैयार हो रही है, अगर देखा जाए तो हमारे जो पास्ट में जितनी भी वैक्सीन्स बनी हैं उसमें किसी में 10 साल लगे, किसी में 15, यहाँ तक कि 30 साल लगे। इस वैक्सीन को इतनी जल्दी कैसे तैयार किया गया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि किसी भी वैक्सीन के डेवलपमेंट में मिनिमम 8 से 10 साल लगते हैं। उसमें उनके प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जिसमें उसके बाद फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जिसमें फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 और फेज़ 4 ट्रायल्स होते हैं। फेज़ 3 के बाद जब वैक्सीन लॉन्च होती है तो वो फेज़ 4 ट्रायल्स होते हैं, मीन्स पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस या पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज करते हैं। नॉर्मली बिकॉज इतनी कभी पैनिक नहीं होता किसी डिजीज का, इतना बड़ा पेंडेमिक नहीं होता जिसकी बात कर रहे हैं, बट बिकॉज इतना हम लोग अब डेवलप्ड हो गए हैं, साइंटिस्ट हमारे इतना डेवलप्ड हो गए, प्लस अच्छी बात ये थी कि जो इसका वायरस था इसको आइसोलेट करना बहुत आसान था। बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जिनकी आज तक वैक्सीन नहीं बन पाई है, बहुत सारी ऐसी बीमारी की नहीं बन पाई है। स्वाइन फ्लू की हमारे पास स्वाइन फ्लू की वैक्सीन है, बट जैसे HIV की वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है, मलेरिया की वैक्सीन नहीं बन पाई है, डेंगू की वैक्सीन नहीं बन पाई, बिकॉज इनके स्ट्रेन हर साल चेंज हो जाते हैं, या उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत ड्रिफ्ट और शिफ्ट होते रहते हैं, तो इसलिए उनका बनाना मुश्किल है। बट चांस की अच्छी बात है, तो भगवान कुछ बुराई देता है तो साथ में कुछ अच्छा भी देता है, तो शायद इसीलिए कि बिकॉज इसका आइसोलेट कर लिया हमने, इसका जो वो था वायरस था उसका जीन की मैपिंग कर ली, और मैपिंग करने के बाद हमने देखा कि अगर हम इसके कई सारे उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, बाहर प्रोटीन है जैसे स्पाइक होता है, उसके अंदर फिर न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके अंदर mRNA है जो RNA वायरस है बेसिकली, तो कई सारे जो बाहर के जो इसके एनवलोप, अंदर की बॉडी, अंदर का न्यूक्लिक एसिड होता है, तो इन सब में अलग अलग कंपोनेंट को अगर हम यूज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट करते हैं। तो ये देखा गया 3-4 तरह की वैक्सीन डेवलप करी, कुछ उसमें फेल भी हो गई हैं, कुछ अभी प्रोसेस में, कुछ सक्सेसफुल हो गई हैं। तो ये अच्छी बात है कि कम टाइम के अंदर हमने फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल भी कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग 12-15 वैक्सीन के। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज आ रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से हमारी वैक्सीन तैयार हुई, उसके बाद जो ट्रायल्स के दौरान कुछ साइड इफेक्ट्स का जिक्र किया गया। कुछ वैक्सीन लगाने से पहले ही बताया गया, जैसे आपको थकान आएगी, आपको कुछ डिफरेंट टाइप के आपको सिम्टम्स आएंगे। कुछ सिम्टम्स ऐसे थे डॉक्टर साहब जिसका जो है हमें नहीं पता था, और जो मरीजों में या जिनके ऊपर ट्रायल हुए वो बाद में पता चला, जैसे बेल पैलिसी जिसमें से एक है। ये क्या है और इसका क्या मतलब है? तो पहले तो मैं एक चीज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हर वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, कोई वैक्सीन ऐसी नहीं जिसके साइड इफेक्ट नहीं होते हो। जितनी वैक्सीन है दुनिया बनी हुई, उनके साइड इफेक्ट बहुत माइल्ड होते हैं, लोकल साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ सिस्टेमिक होते हैं, मतलब कुछ लोकल जहाँ वैक्सीन लगाते हैं, जैसे वहाँ पे रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, पेन होगा, तो ये 3 तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा हल्का जो फीवर है, चिल्स आना, ठीक है, बॉडी एक होना, मैलेज होना, या कभी कभी जो जिस बीमारी के लिए वैक्सीन लगाई गई है उस बीमारी के हल्के सिम्टम्स हो जाना, जैसे मीजल्स में खासकर होता है, तो ये नॉर्मल वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, इनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ रेयर या कॉम्प्लिकेटेड सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो भी हर वैक्सीन में हो सकते हैं, बट वो बहुत रेयर हैं, जैसे किसी वैक्सीन से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाना। जैसे इसी वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जब हम एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन चल रही थी ट्रायल में, तो एक पेशेंट को ट्रांसवर्स माइलाइटिस हुआ था। आपको याद होगा उस समय होल्ड किया गया था ट्रायल, बट बाद में देखा गया था बिकॉज वो ट्रांसवर्स माइलाइटिस मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड था उसमें इन्फेक्शन हुआ था, वो इसकी वजह से नहीं था, तो इसलिए दोबारा परमिशन मिल गई थी। ऐसी बेल्स पैल्सी बहुत कॉमन बीमारी है, इसमें हमारी जो फेशियल नर्व है वो डैमेज हो जाती है, और वो डैमेज होने के बाद क्या करता है, जो हमारा फेस का पार्ट है उसकी जो मसल्स हैं उनकी टोन को बढ़ाती है मसल्स को। जब वो पैरालाइज हो जाएगी, टोन कम हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी मसल्स, तो हमारे एक तरफ का फेस वो फ्लैट हो जाएगा, और फ्लैट होने के बाद उसके स्माइलिंग में फर्क पड़ जाएगा, आंख बंद नहीं हो पाएगी, ब्लोइंग नहीं कर पाएंगे ये। लेकिन अच्छी बात है बेल्स पैल्सी में भी ये बहुत सीरियस
प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा। उसमें क्या है, सेल्फ रिकवरी है 4 to 6 वीक्स में, और इसमें 90% केसेस इडियोपैथिक होते हैं, मींस उनका कोई कारण हमें पता ही नहीं होता। तो अब ये कहना बड़ी जल्दबाजी है कि जो प्रॉब्लम है बेल्स पैल्सी वैक्सीन की वजह से हुई है। ये अच्छा। किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हो जाती है, कान के इन्फेक्शन में हो सकती है, ब्रेन के इन्फेक्शन में हो सकती है, और इडियोपैथिक में होता है जिसका कोई कारण नहीं पता है। और अच्छी बात क्या है, इसमें रिकवरी बहुत फास्ट है और अच्छी रिकवरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं, कोई कोई वैक्सीन क्लेम कर रही है कि उसमें 95% इफेक्टिव है, कोई 96%, कोई 94%, तो इसको कैसे जो है एक्सप्लेन किया जाएगा एक आम यूजर के लिए? बिल्कुल। तो वैक्सीन डेवलपमेंट के टाइम भी 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है उसकी सेफ्टी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करें। दूसरा होता है उसकी एफिकेसी। सेफ्टी मैंने बताया ना, हम लोग हर फेज में सेफ्टी पे फोकस करते हैं। इवन जब ट्रायल आ भी जाता है और वैक्सीन लॉन्च भी होती है, उसका भी सेफ्टी देखते हैं। दूसरी एफिकेसी। एफिकेसी जो है, नॉर्मल वैक्सीन जो एक्सेप्टेड वैक्सीन होती है वो 50% से ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, मींस एफिकेसी। और जितनी अभी करंट वैक्सीन अवेलेबल है, हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसमें बीसीजी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, एमएमआर, सारी वैक्सीन है। सबकी वैक्सीन की एफिकेसी है 50-60 से लेकर 90-95% तक एफिकेसी है। हाँ। जो लाइव वैक्सीन होती हैं उनकी एफिकेसी ज्यादा होती है, जैसे चिकन पॉक्स है और एमएमआर वगैरह है, उनकी 95% तक होती है। बट जितनी किल्ड वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, उनकी जो एफिकेसी होती है वो 60-70% के आसपास होती है। तो इसलिए वैक्सीन की जो अभी तक जो वैक्सीन आई है, 12 वैक्सीन जो फेज 3 ट्रायल में चल रही हैं, और जो 7 वैक्सीन हैं जिनको लिमिटेड यूज या इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिल चुका है, उन सब की एफिकेसी 50-60% से ज्यादा है। तो हमें इस बार पर सोचना ही चाहिए, अगर 50-60% से ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन है, दैट मीन्स इट इज एफिकियस, और इसको लगाना चाहिए। डब्ल्यूएचओ भी कहता है, हम सब डॉक्टर्स भी कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज क्या है, ये ऐसा क्या हुआ कि जो इस बार वैक्सीन इतनी जल्दी डेवलप हुई? क्या हमारी साइंस डेवलप हुई है, या कुछ पहले जो हम करते थे उस प्रोसेस में कोई खामी थी? नहीं, बिल्कुल प्रोसेस में खामी नहीं की। आप मानेंगे कि करता क्या मरता क्या ना करता। जब आप इतना बड़ा पेंडेमिक आ जाए जिसने दुनिया की पूरी इकोनॉमी को हिला दिया हो, पूरा दुनिया स्टैंड स्टिल हो गई हो, तो हमारे साइंटिस्ट भी, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई ऑलरेडी। जो प्रोसेस हम पहले 10 साल में करते थे, उसको कंप्रेस करके हमने 1 साल में करने की कोशिश करी है। पहले ट्रायल्स, बड़े ट्रायल्स होते थे, फेज 1, फेज 2, जिनमें लंबा समय लगता था। हम लोगों के जो सब्जेक्ट्स होते थे उनके नंबर बहुत ज़्यादा होते थे। अभी क्या किया हमने, उन ट्रायल्स को थोड़ा छोटा कर दिया। हमने दूसरी चीज़ और कर दी, ओवरलैपिंग ऑफ ट्रायल्स कर दी। एक ही वैक्सीन के थोड़ा सा रिस्क लिया, बट फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल साथ-साथ पैरेलली चालू कर दिए, सो दैट तीनों के रिजल्ट एक साथ आ गए हमारे पास। तो ये टेक्नोलॉजी, थोड़ा इंटरेस्ट और पॉलिटिकल विलनेस, साइंटिस्ट की विलिंगनेस, तो इन सब की वजह से पॉसिबल हो पाया। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जो ये वैक्सीन लगेगी, जब अब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि कुछ हफ्तों की दूरी पे है, तो जब ये लगाने लोग जाएंगे तो किसको पहले अवेलेबल होगी, किसको बाद में अवेलेबल होगी, क्या क्या इसकी प्रोग्राम क्या होने वाला है? तो प्रोग्राम बिल्कुल क्लियर है कि जो लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनको पहले मिलेगी। चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिसमैन हो, सैनिटाइजेशन वर्कर्स हों, तो इन सबको हम लोग प्रायोरिटी पे देंगे। सेकेंड नंबर पर जो वैक्सीन लगेगी वो उनको लगेगी जो एल्डरली हैं, जो 60 साल के प्लस हैं, प्लस उनको कोई कोमॉर्बिड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, किडनी प्रॉब्लम है, कैंसर है, तो इन सब लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, उनको हम प्रायोरिटी देंगे, बिकॉज इनके अंदर अगर बीमारी होती है तो कॉम्प्लिकेशन और डेथ के चांसेस ज़्यादा हैं। नंबर 3 पे जाएगा फिर यंग एडल्ट्स, और उसके बाद फिर बच्चों में भी ट्रायल चल रहे हैं, तो उसके बाद लगेगी। तो दिस इज रोड मैप। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये लगेगी तो उस समय लोगों को क्या सावधान रहने की जरूरत है, और क्या प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है जिसको भी वैक्सीन लग रही एक तो है? पैनिक नहीं क्रिएट करना। लोग अभी से मैं देखता हूँ बातें चलने की, ब्लैक में लगवाना है, यहाँ जाना है, लोगों के ट्रेवल एजेंट्स के वो ऑफर्स आ गए हैं कि अब यूएस का 5 लाख का ऑफर है, वैक्सीन फ्री है उसमें, या यूके जाके लगवा लो। तो अभी पैनिक नहीं होना। वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं कि आप इम्यून हो गए हो। हमें वैक्सीन की 2 डोज लगानी है, जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल है, खाली एक को छोड़ के, वो भी आई नहीं हमारे पास। 2 डोज लगानी है, वो भी 28 डेज के इंटरवल पर। मींस पहली डोज लगेगी जनवरी में, मान लीजिए, हम मानते हैं जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड डोज लगेगी फरवरी में, और 2 डोज लगने के बाद फुल इम्यूनिटी आने में एटलीस्ट 4 वीक लगते हैं। मतलब आपको अगर वैक्सीन लग जाती है तो तब भी 3 महीने सारे प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। मास्क पहनना पड़ेगा, हैंड हाइजीन रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसलिए, और वैक्सीन भी कोई 100% इफेक्टिव नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। तो बीमारी उसके बाद भी हो सकती है, लेकिन बस क्या है, आपने परसेंटेज या चांस कम कर दिए हैं। तो डॉक्टर साहब, कहना क्या मतलब ये है कि वैक्सीन आने के बाद भी हम नॉर्मल जीवन शैली क्या नहीं जी पाएंगे जैसे हम पहले जीते थे? बिल्कुल जी पाएंगे, बस मुझे लगता है अगले 6 महीने की बात है।
6 महीने में हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, बिकॉज 6 महीने में मैक्सिमम अगर दिल्ली में अगर आप सीरो कन्वर्जन अभी कराएंगे तो 40% से ज़्यादा पॉजिटिव लोग हो चुके होंगे, 30% से 33% 1 महीने 1.5 महीने पहले थे जब थर्ड वेव आई थी, उससे पहले अब 50+ होंगे। तो ऐसे एरियाज टायर 1 सिटीज जहाँ पेंडेमिक बहुत इंटेंसिटी में था, काफी लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, वहां या तो हर्ड इम्यूनिटी आने वाली है या जो कुछ लोग बचेंगे इनको वैक्सीन लग जाएगा, उसके बाद आ जाएगी। और फिर इसके बाद धीरे हम लगता है भगवान ने चाहा तो अगले 6 महीने बाद हम इसको भूलने लगेंगे। और जैसे नेचुरल स्वाइन फ्लू था, बर्ड फ्लू आया, ऐसे बहुत सारी बीमारियां पहले भी आई, तो ये एक हिस्ट्री बन जाएगी। तो इसलिए प्लीज अब इस पर ज्यादा हम लोग शायद फोकस करना छोड़ दें, बस जो हमें डिसिप्लिन रखना है। शायद इसने हमें एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है पेंडेमिक ने कि हमें डिसिप्लिन बना दिया है। तो इस डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो शायद दूसरी बीमारियां हैं, जैसे और बहुत सारी बीमारियां जो छूने से, हाथ ना धोने से, फीकोरल रूट से फैलती हैं या ड्रॉपलेट से फैलती हैं, वो और कम हो जाएंगी। तो हमें इसका शायद हर आपदा में भी अवसर ढूंढना चाहिए। हाँ। अपने हेल्थ के पॉइंट से हमने हाइजीन अच्छे कर दी, हमने हैंड वॉशिंग अच्छी कर दी, तो इससे हमें फायदा होगा कि शायद दूसरी बीमारियां में और कम हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे भारत जैसे देश में इसको कितने प्राइस रेंज में अवेलेबल होने की उम्मीद है? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अच्छी बात है कि भारत जैसे देश में जो वैक्सीन की कोस्ट है, पहली बात तो फ्री मिलेगी। सरकार जो दे रही है, चाहे हेल्थ केयर वर्कर को दे रही है, एल्डरली दे रही है, मोस्ट प्रॉब्ली सब लोगों को वैक्सीन प्रोग्राम जो आएगा वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की तरह ही होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अगर मिलती भी है, अफोर्डेबल क्लास को मिलती है, तो उनके लिए जो जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, कोविशील्ड की बात कर रहे हैं, वो वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डेवलप कर रहा है, वो आएगी अराउंड $3 की, मतलब लगभग 200-250 रुपए के बीच में। अगर आप कि बिकॉज एक वैक्सीन से काम चलने वाला नहीं है, हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 130-35 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर हम डबल डोजेज चाहिए होती हैं, अगर हम इसकी 50% आबादी को भी इम्यूनाइज कराएंगे तो भी हमें 100 करोड़ से ज्यादा डोजेज चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी मल्टीपल वैक्सीन निर्माताओं से, प्रोड्यूसर से टाइप करना पड़ेगा, जैसे फाइजर हो, मॉडर्ना हो, या स्पुतनिक वैक्सीन है, या जॉनसन एंड जॉनसन है, या हमारी जो इंडिजिनस वैक्सीन है भारत बायोटेक की, जाइडस कैडिला की। देयर आर 7 और 8 वैक्सीन जो बिल्कुल रेडी हैं, जो अगले साल जिनकी वैक्सीन बाजार में आ जाएगी और लगना शुरू हो जाएगी। तो इन सबसे टाई अप करके रखना चाहिए हमें, और सबकी वैक्सीन से रेट नेगोशिएट करना चाहिए। तो सबसे सस्ती जो है इस समय वो एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड वाले जो डेवलप है वो 200-250 के बीच में आएगी। मॉडर्ना की जो रेट आएंगे वो 2500 से लेकर 4000 रुपए तक आएंगे पर डोज को। जो इसकी फाइजर की वैक्सीन आ रही है वो आएगी लगभग 2000 रुपए के आसपास आएगी, 2500 रुपए के आसपास आएगी। और बाकी जो है वो इसकी स्पुतनिक की है वो अराउंड $10 की है, अराउंड 700 रुपए के आसपास आएगी। लेकिन सबका इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम है या कॉस्ट के हिसाब से उनका नहीं, वो तो आप पता ही लग गया हम लोगों को कि इनकी एफिकेसी सबके डिफरेंट है। हम अपनी जो इंडियन वैक्सीन जो इंडिजिनस और जो एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर डेवलप करें, उसकी एफिकेसी अराउंड 70 से लेके बल्कि 62 से लेके 95% तक है। अगर एवरेज में आने तो 70% है। और जो बाकी जो वैक्सीन जो अपनी जो बात करें, इन सबकी एफिकेसी 95 या 90+ % है। तो एफिकेसी सबकी सारी वैक्सीन की अच्छी है ओवरऑल। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने, क्या उसके बाद हमारी जीवन शैली में कोई फर्क आएगा, या उसके बाद हमें कुछ रेगुलर बेसिस पे कोई प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे? नहीं, वैक्सीन लगने के बाद ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं लगता। वैक्सीन जब लगवाते हो तब ध्यान रखना चाहिए, कभी कोई कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप जहां भी वैक्सीन लगवा रहे हैं तो वहां ध्यान रखें वो क्लिनिक या नर्सिंग में, हॉस्पिटल सेटअप में होना चाहिए। वहाँ इमीडिएट रिससिटेशन की चीजें होनी चाहिए। अगर कोई मान लीजिए आपको एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो गई, कोई एलर्जी हो गई, तो आपको वहां पे तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाए। एक तो नंबर 1 ये बात। नंबर 2 क्या है, वैक्सीन लगने के बाद भी अगर एक डोज लगती है तो दूसरी डोज आपको लगवानी है और सेम मैन्युफैक्चर की लगवानी है। अगर आपने स्पुतनिक लगवाई तो अगली बार स्पुतनिक ही लगनी है। अगर आपने एस्ट्राजेनेका की लगवाई तो अगली बार एस्ट्राजेनेका की लगवानी है। तो ये ध्यान रखना है। नंबर 3, आपको 28 डेज बाद सेकेंड डोज जरूर लगवानी है। नंबर 4, आपको अगर लगता है कि इम्यूनिटी चाहिए पूरी, तो कम से कम 2 डोज लगवाने के बाद 4 हफ्ते तक तो मिनिमम प्रिकॉशन सारे रखने ही रखने हैं, सो दैट कि आप इम्यून हो जाएं। अदरवाइज क्या आपने अगर थोड़ा सा भी लेजीनेस दिखाई है, थोड़ा सा भी अनसीरियस हुए, तो आपको वैक्सीन इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे भी हमने कुछ सुना भी है, ऐसी कुछ खबरें भी आई। नंबर 4, अभी तक वैक्सीन जो स्टडीज हुई में ये नहीं पता लगा कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप कैरियर रहेंगे या नहीं रहेंगे। मींस हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, और आपको बीमारी नहीं होगी, बट आप इन्फेक्शन लेके घूम सकते हैं और दूसरों को भी इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो नंबर 5, आपको ध्यान रखना है, अगर जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कौन सी वैक्सीन जो है जो कैरियर प्रिवेंशन करती है या वो वैक्सीन आपको लग गई है, तब तक आप लगा के रखें मास्क, हैंड हाइजीन, जिससे दूसरों की बचत होती रहे, दूसरे बचे रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए और हम लोगों का सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार करिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यहां हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।
हैं।